fear. पौष की वो रात इतनी ठंडी थी कि हवा के झोंके सीधे बदन में सुइयों की तरह चुभ रहे थे। पूरे रामपुर गांव को कोहरे ने अपनी सफेद चादर में इस कदर लपेट लिया था कि 5 हाथ की दूरी पर खड़ा इंसान भी एक धुंधले साए जैसा लग रहा था। गांव की गलियां सूनी पड़ चुकी थीं और घरों के दरवाजे बहुत पहले ही बंद हो गए थे। बस गांव के पुराने पीपल वाले चबूतरे पर अलाव की आग धधक रही थी, जो इस सन्नाटे में जीवन का एकमात्र संकेत थी। आग की लपटें जब हवा के साथ नाचती तो पीपल की जटाओं की परछाइयां जमीन पर किसी डरावनी आकृति की तरह रेंगती हुई महसूस होती थीं। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी जकड़ रही थी। चबूतरे पर रमेश, मोहन और भोलू आग ताप रहे थे, लेकिन आज की रात की खामोशी ने उन्हें भी अंदर से सिहरा दिया था। उनकी सांसें भारी थीं और हर कोई अपने विचारों में खोया हुआ लग रहा था। भाई मोहन, ऐसी ठंड तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। ऐसा लग रहा है जैसे हवा नहीं बल्कि आसमान से बर्फ की सिल्लियां गिर रही हों। हाथ ऐसे सुन्न पड़ गए हैं कि अगर आग में भी डाल दूं तो शायद महसूस न हो। और ये सन्नाटा, जैसे पूरा गांव सो नहीं रहा बल्कि मर चुका हो। सही कह रहे हो रमेश। और ये सन्नाटा देखो, आज तो गांव के कुत्ते भी दुबक कर बैठे हैं। मुझे तो अजीब सी घबराहट हो रही है। भोलू, तू क्यों बुत बना बैठा है? कुछ बोल तो सही, या तुझे भी कोई पुरानी याद सता रही है? क्या बोलूं भाई, मुझे तो बस उस बात की चिंता है जो शाम को सुक्खू कह रहा था। वो कह रहा था कि आज की रात वैसी ही है जैसी 30 साल पहले थी, जब इस गांव ने अपनी सबसे बड़ी अनहोनी देखी थी। और देखो, कोहरे में से कोई आ रहा है। कोहरे की घनी धुंध को चीरती हुई एक परछाई चबूतरे की तरफ बढ़ी। लाठी के पत्थर पर टकराने की आवाज ठक ठक सन्नाटे को चीर रही थी। वो रघुनाथ चाचा थे। 70 साल की उम्र, सफेद लंबी दाढ़ी और आंखों में एक ऐसी गहराई जैसे उन्होंने मौत को कई बार करीब से देखा हो। चाचा बिना कुछ बोले आकर आग के पास बैठ गए। उनके चेहरे पर एक अजीब सा तनाव था, जैसे वो कोई भारी बोझ ढो रहे हों। उनकी सांसें भी ठंडी हवा के साथ मिलकर एक रहस्यमयी सिसकारी पैदा कर रही थीं। राम राम चाचा, आज तो बड़ी देर कर दी आपने। हम तो डर ही गए थे कि कहीं इस पाले ने आपको भी घर में कैद न कर लिया हो। और आपका चेहरा आज कुछ ज्यादा ही पीला लग रहा है। राम राम बेटा, कैद तो यादें करती हैं, पाला नहीं। आज का ये कोहरा मुझे उसी पुरानी रात की तरफ खींच रहा है। 30 साल हो गए उस बात को, पर आज भी जब आंखें मूंदता हूँ तो वही मंजर सामने आ जाता है। तुम लोग अंधेरी घाटी की बात कर रहे थे ना, तो सुनो, वो महज कोई कहानी नहीं थी, वो मेरे साथ बीती हुई एक खौफनाक हकीकत थी। बैठो चुपचाप और सुनो, क्योंकि ये रात अभी और लंबी होने वाली है। जैसे ही चाचा ने बोलना शुरू किया, चबूतरे पर सन्नाटा और गहरा हो गया। अब कोई बीच में नहीं बोला। चाचा की आवाज अब एक पुरानी फिल्म की तरह चलने लगी और सीन 30 साल पीछे चला गया। 30 साल पहले की बात है। मैं तब 25 से 26 साल का जवान लड़का था। शरीर में ताकत थी और मन में किसी बात का डर नहीं था। उस दिन मैं पास के शहर से कुछ सामान लेकर लौट रहा था। लौटते लौटते काफी देर हो गई और आखिरी बस ने मुझे मुख्य सड़क पर ही उतार दिया। वहां से मेरे गांव का रास्ता करीब 2 कोस का था, जो सीधे अधेरी घाटी के घने जंगलों से होकर गुजरता था। हाथ में एक पुरानी लालटेन थी और कंधे पर झोला। कोहरा आज की तरह ही घना था। लालटेन की रोशनी बस 2 कदम तक ही रास्ता दिखा पा रही थी। जंगल की हर झाड़ी से कोई अनजान खतरा महसूस हो रहा था। मैं तेज कदमों से चल रहा था कि तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई और भी चल रहा है। मैं रुकता तो वह आहट भी रुक जाती। मैं चलता तो पीछे से सूखी पत्तियों के चटकने की आवाज आने लगती। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने सोचा शायद कोई जंगली जानवर होगा, इसलिए मैंने अपनी लाठी जोर से जमीन पर पटकी और आवाज दी, कौन है वहाँ? सामने आओ। कोई जवाब नहीं आया, बस दूर कहीं एक उल्लू की डरावनी गूंज सुनाई दी। हवा में अब एक बदबू फैलने लगी थी, जैसे सड़ी हुई लाश की। मैं फिर चलने लगा। करीब आधा रास्ता पार किया होगा कि तभी मुझे सड़क के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी दिखी। ताज्जुब की बात ये थी कि उस वीराने में पहले कभी कोई झोपड़ी नहीं थी। झोपड़ी के बाहर एक पुरानी लालटेन लटक रही थी और अंदर से किसी के रोने की बहुत धीमी आवाज आ रही थी। मैंने सोचा शायद कोई मुसाफिर मुसीबत में होगा। जैसे ही मैं झोपड़ी के पास पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद चरमराहट के साथ खुल गया। अंदर एक औरत बैठी थी जिसने अपना मुंह दीवार की तरफ कर रखा था। उसकी पीठ कुबड़ी थी और उसके कपड़े फटे पुराने लग रहे थे। मैंने पूछा, बहन, आप यहाँ इस वक्त अकेली क्या कर रही हैं? सब ठीक तो है?
उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस रोने की आवाज और तेज हो गई। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और जैसे ही उसने मेरी तरफ चेहरा घुमाया, मेरी चीख गले में ही दब गई। उसका चेहरा, उसका कोई चेहरा ही नहीं था। जहां आंख, नाक और मुंह होने चाहिए थे, वहां सिर्फ सपाट सफेद मांस था, जैसे किसी ने चेहरे को रगड़कर मिटा दिया हो। उसकी त्वचा ठंडी और चिपचिपी थी, जैसे काई लगी हो। मैं पीछे की तरफ भागा, मेरा झोला वहीं गिर गया। मैं अंधाधुंध जंगल की तरफ भागने लगा। तभी मुझे रास्ते में वही झोपड़ी फिर से दिखी। मैं रुका नहीं, भागता रहा, लेकिन हर 100 कदम के बाद वही झोपड़ी, वही लालटेन और वही औरत बार बार मेरे सामने आ रही थी। मुझे समझ आ गया कि मैं किसी मायाजाल में फंस गया हूँ। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लग रहा था बाहर निकल आएगा। तभी मुझे सामने एक पुराना कुआं दिखा। मैंने सोचा इसके पीछे छिप जाता हूँ। जैसे ही मैं कुएं के पीछे झुका, मुझे महसूस हुआ कि मेरे कान के पास कोई बहुत ठंडी सांसें छोड़ रहा है। मैंने धीरे से सिर घुमाया। वही बिना चेहरे वाली औरत मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी थी। उसने अपनी लंबी काली उंगलियां मेरे गले की तरफ बढ़ाईं और एक ऐसी आवाज में बोली जो इंसान की नहीं थी। रघुनाथ, तुम भाग क्यों रहे हो? तुम ही तो मुझे यहाँ छोड़कर गए थे। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे, जैसे सदियों का बदला हो। मेरा दम घुटने लगा। उसने मेरा गला इतनी जोर से जकड़ा कि मुझे अपनी मौत सामने दिखने लगी। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। तभी अचानक दूर से मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दी और वह औरत धुएं की तरह कोहरे में मिल गई। मैं वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब गांव वालों ने मुझे ढूंढा तो मैं उसी पुराने खंडहर के पास पड़ा था जहां बरसों पहले एक औरत की मौत हुई थी। मेरे शरीर पर खरोंचें थीं, लेकिन वो किसी जानवर की नहीं लग रही थीं। चाचा अचानक चुप हो गए। रमेश, मोहन और भोलू की सांसें अटकी हुई थीं। चबूतरे पर जो आग जल रही थी वो अब धीरे धीरे नीली पड़ने लगी थी। चाचा ने अपनी गर्दन धीरे से घुमाई और रमेश की तरफ देखा। उनकी आंखें अब ज्यादा गहरी लग रही थीं। चाचा, फिर वो औरत कौन थी और उसने ऐसा क्यों कहा कि आपने उसे वहां छोड़ा था? क्या ये सच है या सिर्फ कहानी? चाचा ने एक डरावनी मुस्कान दी। उनकी आंखों की पुतलियां अब धीरे धीरे गायब हो रही थीं, जैसे कोई छाया उनमें समा रही हो। क्योंकि वो औरत कोई और नहीं, मेरी पहली पत्नी थी रमेश, जिसे मैंने उसी कुएं में धकेला था। और आज उसे अपना बदला पूरा करने के लिए फिर से किसी की बलि चाहिए। देखो, वो आ रही है। अचानक जो कोहरा चबूतरे से दूर था वो तेजी से अंदर की तरफ बढ़ने लगा। रमेश, मोहन और भोलू ने देखा कि चाचा की परछाई आग की रोशनी में नहीं बन रही थी। चाचा की आवाज अब बदल चुकी थी। वह उसी बिना चेहरे वाली औरत की तरह खोखली और भारी हो गई थी। हवा में अब वही बदबू फैलने लगी थी। आज तुम तीनों में से कौन मेरे साथ अंधेरी घाटी चलेगा? तभी चबूतरे के पीछे वाले अंधेरे से वही चर चर की आवाज आने लगी और एक सफेद साया कोहरे से बाहर निकलने लगा। आग बुझ गई और चारों तरफ सिर्फ डरावनी हंसी गूंजने लगी। कोहरा अब इतना घना हो चुका था कि वह किसी तरल पदार्थ की तरह लोगों के शरीर से चिपक रहा था। रमेश, मोहन और भोलू के गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। उनकी आंखें डर से फैली हुई थीं और हाथ पैर सुन्न पड़ चुके थे। चबूतरा अब किसी कब्रिस्तान जैसा लग रहा था, जहां जीवन की कोई उम्मीद नहीं बची थी। रमेश, चाचा कहाँ गए? अभी तो यहीं बैठे थे। ये आग, ये अपने आप कैसे बुझ गई? और ये ठंड, जैसे हड्डियां जम रही हों। माचिस की तीली जलती है। उसकी हल्की पीली रोशनी में रमेश और भोलू देखते हैं कि रघुनाथ चाचा अपनी जगह पर ही बैठे हैं, लेकिन उनका शरीर बिल्कुल स्थिर है, जैसे पत्थर की कोई मूरत हो। उनके सिर पर वही पुरानी लोई है, लेकिन नीचे से उनके पैर गायब हैं। रोशनी में उनकी परछाई भी उल्टी दिख रही है। चाचा, आपके पैर कहाँ हैं? आप जमीन से ऊपर क्यों तैर रहे हैं? ये क्या जादू है? हमें जाने दो। पैर तो वहीं छूट गए बेटा, उस पुराने कुएं के पास। तुम लोग पूछ रहे थे ना कि उस रात आगे क्या हुआ, तो सुनो। जब उस बिना चेहरे वाली औरत ने मेरा गला पकड़ा, तब मैंने अपनी जान की भीख नहीं मांगी थी। मैंने उससे एक सौदा किया था, वो सौदा जो मुझे आज तक सता रहा है। चाचा का स्वर गूंजता है। दृश्य फिर से उसी खौफनाक रात में चला जाता है। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता। मेरी माँ घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। मेरे पास अभी बहुत सी जिंदगी बाकी है। वो औरत मुझे कुएं की मुंडेर पर लटकाए हुए थी। उसकी आंखों की जगह जो खाली गड्ढे थे, उनमें मुझे अपनी मौत साफ दिख रही थी। तभी उसने अपना मुंह खोला। उसके मुंह में दांत नहीं थे, बस एक काला अंधेरा था जो मुझे निगलने को तैयार था। हवा में अब मौत की महक और तेज हो गई थी। सबकी माँ इंतजार करती है रघुनाथ,
मुझे भी किसी ने इंतजार करने के लिए यहाँ छोड़ दिया था। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मुझे 3 रूहें देनी होंगी। जिस दिन कोहरा इतना घना होगा कि कोई अपनी परछाई ना देख पाए, उस दिन मैं अपना हिसाब मांगने आऊंगी। वादा करो या मरो। मुझे मंजूर है, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें रूहें ला कर दूंगा, बस मुझे जाने दो। जैसे ही मैंने ये कहा उसने मुझे छोड़ दिया। मैं बदहवास होकर भागा, लेकिन जैसे ही मैं गांव की सीमा पर पहुंचा मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत नहीं थी, लेकिन मेरी परछाई जमीन से उठकर वापस उसी कुएं की तरफ जा रही थी। उसी रात मेरी रूह का एक हिस्सा उस कुएं में कैद हो गया था। मैं 30 साल तक इस गांव में एक जिंदा लाश बनकर रहा, सिर्फ उस दिन का इंतजार करते हुए जब कोहरा इतना घना हो कि मैं अपना वादा पूरा कर सकूं। हर रात वो सपने में आती और मुझे याद दिलाती। मोहन के हाथ से जलती हुई माचिस की तीली गिरकर बुझ जाती है। अंधेरा और गहरा हो जाता है। अब सिर्फ कोहरे के बीच से 3 जोड़ी आंखों के चमकने की आवाजें आ रही हैं। चाचा, आपने हमें यहाँ मरने के लिए बुलाया है। हम तो आपको अपना मानते थे, ये क्या किया आपने? अपना तो वो होता है जिसकी परछाई होती है भोलू। मेरा शरीर तो बस एक मुखौटा था। देखो वो आ गई है अपना हिसाब लेने, अब कोई बच नहीं सकता। अचानक चबूतरे के चारों तरफ से वही चर चर की आवाज आने लगती है। कोहरे के भीतर से वही बिना चेहरे वाली औरत निकलती है। उसकी उंगलियां अब 10-10 फीट लंबी हो गई हैं और वो हवा में लहरा रही हैं। वो धीरे धीरे रमेश की तरफ बढ़ती है। नहीं, मुझे बचाओ। मोहन, भागो यहाँ से, ये कोई भूत है। रमेश भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि उसके पैर पत्थर के हो चुके हैं। वो चबूतरे से चिपक गया है। वो औरत रमेश के पास पहुंचती है और अपना सपाट चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब ले आती है। उसकी सांसें इतनी ठंडी हैं कि रमेश का चेहरा जमने लगता है। 30 साल, बहुत लंबा इंतजार करवाया रघुनाथ ने। तुम पहली बार आती हो, आओ मेरे साथ। वो औरत जैसे ही रमेश को छूती है, रमेश का चेहरा धीरे धीरे मिटने लगता है। उसकी आंखें, नाक और मुंह गायब होने लगते हैं और उसका चेहरा भी उस औरत की तरह सपाट सफेद मांस का लोठरा बन जाता है। रमेश की चीख भी गले के अंदर ही घुटकर रह जाती है। उसकी रूह निकलती हुई महसूस होती है। बचाओ, कोई है? गांव वालों, बचाओ, ये क्या हो रहा है? वे चिल्लाते हैं, लेकिन गांव की गलियों में सन्नाटा ऐसा है जैसे पूरा गांव मर चुका हो। रघुनाथ चाचा अब पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। उनकी जगह सिर्फ उनकी पुरानी लाठी पड़ी है, जो अब जलकर कोयला हो चुकी है। लाठी पर खून से कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अंधेरे में साफ नहीं दिखता। रघुनाथ ने अपना वादा निभाया। अब तुम दोनों की बारी है। आज की रात ये चबूतरा खाली नहीं रहेगा। तुम्हारी रूहें मेरी होंगी। कोहरा अब चबूतरे पर एक बवंडर की तरह घूमने लगता है। मोहन और भोलू को महसूस होता है कि उनके शरीर से उनकी परछाइयां जबरदस्ती खींची जा रही हैं। वे परछाइयां कोहरे में मिलकर अंधेरी घाटी की तरफ उड़ने लगती हैं। उनकी चीखें धीरे धीरे फीकी पड़ती जाती हैं। गांव के लोग जब सुबह उस चबूतरे पर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर सबकी रूह कांप गई। सूरज की पहली किरण कोहरे को चीर रही थी, लेकिन डर अभी भी हवा में तैर रहा था। चबूतरे पर रमेश, मोहन और भोलू बैठे हुए थे। आग अब भी सुलग रही थी, लेकिन धुआं काला नहीं बल्कि सफेद था। उनके चेहरे शांत लग रहे थे, लेकिन कुछ गड़बड़ था। अरे रमेश भाई, रात भर यहीं बैठे रहे क्या? घर में ही गए? जैसे ही रमेश ने अपना सिर घुमाया, वो लड़का चीखते हुए पीछे गिर पड़ा। रमेश, मोहन और भोलू तीनों के चेहरे पूरी तरह से सपाट थे। न आंखें थीं, न नाक, न मुंह। वे तीनों बस हाथ सेंक रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। और उनके बीच में रघुनाथ चाचा की पुरानी लाठी खड़ी थी, जिस पर किसी ने ताजा खून से लिखा था, सौदा पूरा हुआ। उस दिन के बाद रामपुर गांव का वह चबूतरा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन आज भी जब पूस की रात में कोहरा घना होता है तो गांव वालों को उस चबूतरे से 4 लोगों के फुसफुसाने की आवाज आती है, और जो कोई भी उस आवाज की तरफ देखता है उसकी परछाई हमेशा के लिए उसका साथ छोड़ देती है। क्या पता अगली रात वो आवाज तुम्हें भी बुलाए।